नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो साल 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के बाद से सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पार्टी के गढ़ यूपी में ही बीजेपी के भीतर घमासान। हार की वजहों पर मंथन या निशाने पर योगी सरकार। एक तरफ उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ सूबे का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के बाद से सियासी गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में कोई बदलाव होने जा रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक इस सवाल को लेकर कयासों की बाढ़ आई हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदले जाने को लेकर कोई बात नहीं हुई, मगर ऐसा नहीं है कि हालात ज्यों के त्यों बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के बाद योगी मंत्रिमंडल में बदलाव होना तय माना जा रहा है। प्रदेश संगठन में भी बदलाव उपचुनाव के बाद होगा। केशव मौर्य के किस बयान से मची सियासी हलचल। बता दें कि 14 जुलाई को लखनऊ में भाजपा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है कहकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी थी। मैं सबका कहता था, अब आज इस प्रदेश समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश में और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। इसी बयान के बाद केशव मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था। इस दौरान मौर्य की पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा से तकरीबन 1 घंटे तक मीटिंग चली थी। इस मीटिंग को लेकर खबर निकलकर ये आई कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी सूरत में सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी ना की जाए जिससे पार्टी हित का नुकसान। केशव प्रसाद ने फिर संगठन के बड़े होने की बात कही। यूपी बीजेपी के नेताओं में कलह की अटकलें चल रही है। पीएम मोदी से मिले यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। अखिलेश ने कहा बीजेपी में कुर्सी पर घमासान छिड़ा है। अखिलेश को मौर्य का जवाब 2027 में भी बीजेपी आएगी। कुल मिलाकर बोतल से विवाद का ये चिन्ह बाहर आ चुका है। उपचुनावों की शक्ल में अगला इम्तिहान सामने है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली है। देखना ये दिलचस्प होगा कि अंदरूनी लड़ाई के इस घमासान से बाहर आकर क्या बीजेपी उपचुनाव में बाउंस बैक कर पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और इसी खबर पर हमारे साथ के उपाध्याय जी जुड़ गए हैं। जनता टीवी के संपादक यूपी यूके हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। के उपाध्याय जी, अब समझना यहाँ पर यही चाहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है। अंदर खाने में कई तरीके की बयानबाजी उप मुख्यमंत्री की तरफ से आती है, फिर उन्हें दिल्ली तलब किया जाता है। सब कुछ ठीक है? देखिए अंजलि, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो चल रहा है बीजेपी में। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने यूं ही संगठन को सरकार से बड़ा नहीं बताया है, क्योंकि बहुत सारी बातें इस समय चल रही हैं कि अफसरशाही हावी है, करप्शन हावी है, कार्यकर्ताओं की कोई सुन नहीं रहा है। और उसमें उनका अपना दर्द भी था कि वो डिप्टी सीएम होने के बाद भी उनका अपना कोई वजूद सरकार में दिखाई नहीं देता। तो कुल मिला के जो रस्साकसी इंटरनल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में दिखाई दी और जो परिणाम आए उसके बाद से
यह तो सच है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी नेतृत्व परिवर्तन होता है नहीं होता है ये अभी दूर की बात है, लेकिन हाँ इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो मुझे लगता है उसमें यह है कि अगर नेतृत्व तो परिवर्तन अभी मुझे नहीं लगता है कि योगी जी को उनके मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की संभावनाएं प्रबल है। और क्योंकि इस बार जो बीजेपी का कोर वोट था, बीजेपी के पास बहुत लंबे समय बाद पिछड़ा वोट लौट के आया था, पिछड़ा वोट मिला, बीजेपी जीत गई, पिछड़ा वोट गया, बीजेपी हार गई। तो कुल मिलाकर के अब पार्टी के जो एक्सरसाइज है वो ये है कि किसी भी तरह से पिछड़ों को और दलितों को अपने साथ लाया जाए, लेकिन उसमें पिछड़ा बहुत कोर वोट है और जिसमें लोधी है, मौर्य है, माली है, निषाद है, ये वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी से इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। तो अब भारतीय जनता पार्टी किसे अध्यक्ष बनाती है ये निश्चित रूप से जातिगत समीकरण पर तय होगा। अध्यक्ष कब बनाती है, क्या उपचुनाव का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद किया जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे नेतृत्व परिवर्तन जैसा उत्तर प्रदेश में कुछ नजर नहीं आता है। हाँ ये सच है कि समीक्षाएं चल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं। अब उतना आसान योगी जी के लिए नहीं है क्योंकि अब लोग खुल करके बोलने लगे हैं। तो पहले ये बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था, ये तो है। जी अंजलि, बिल्कुल के उपाध्याय जी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जब लोकसभा चुनाव गुजरे उसके बाद का जो परिणाम रहा, क्या एक बहुत बड़ी वजह वो भी है क्योंकि उस दौरान भी ये बहुत ज्यादा शिकूफे जो थे वो उड़ाए गए थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की बात चल रही थी। इस वजह से इस तरीके का माहौल जो है वो प्रदेश में बना और यही वजह रहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाई। अब जब यूपी मिशन 2027 को लेकर आगे चल रही है तो ऐसे समय में बीजेपी जो हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती है, जो कई प्रदेशों में भी कर चुकी है, क्या उसके लिए तैयार है ऐसी स्थिति के लिए? नहीं देखिए, जो केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था उससे कुछ कंफ्यूजन तो क्रिएट हुआ था, लेकिन हार की वजह वो नहीं जी। हार की जो मुख्य वजह मुझे नजर आती है उसमें यह था कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने संविधान बदलने का और ये कहा था कि संविधान खत्म कर देंगे, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, और ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, ये आपके बाबा साहब अम्बेडकर है जिन्होंने बहुत मेहनत से ये संविधान लिखा था, बनाया था, और इसको ये खत्म करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपका आरक्षण भी खत्म कर देंगे। कुल मिलाकर के ये नैरेटिव काम कर गया। रात रात भर मीटिंगें होती थी, छोटी छोटी ग्रुप में मीटिंग विपक्षी गठबंधन कर रहा था। उसका मुझे लगता है कि ज्यादा असर दिखाई दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, नहीं हटा दिया जाएगा, मुझे इसमें बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि नेतृत्व परिवर्तन वाली बात है। मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यूएसपी है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में। अगर कानून का राज कोई कायम है, अगर वहां कानून का राज कायम है तो वो योगी आदित्यनाथ की वजह से है। तो कुल मिलाकर ठीक है, हर सरकार में कुछ कमियां होती हैं, हारने के बाद में समीक्षाएं होती है, पूरे शासन तंत्र का लेखा जोखा लिया जाता है, इसका भी लिया जा रहा है। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा घातक कदम होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के उपाध्याय जी, संवाददाता यूपी उत्तराखंड हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि अभी ऐसा लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई संभावना है नेतृत्व परिवर्तन की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है, बीजेपी का ब्रांड नेता है, उनकी एक अलग अपनी छवि जो है वो हमेशा से रही है और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट अभी बीजेपी करने की स्थिति में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे। बड़ी जानकारी मैनपुरी से आ रही है। सांसद डिंपल यादव आज 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगी। ये बड़ी खबर, कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, जानकारी दे रहे उपचुनाव पर करेंगी चर्चा। ये बड़ी जानकारी आ रही है मैनपुरी की। कल विधानसभा पर होना है उपचुनाव और जानकारी, सांसद डिंपल यादव आज 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगी। बड़ी खबर, कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। मैनपुरी की करल विधानसभा में उपचुनाव होना है और सांसद डिंपल यादव आज 12 बजे पहुंचेंगी कार्यालय पर, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। तो बता दें, सांसद डिंपल यादव आज 12 बजे मैनपुरी पहुंचेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सांसद
पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और जानकारी आपको दे दें, जनसद पार्टी कार्यालय पर यह मुलाकात होगी। जीत का मंत्र यहां पर दिया जाएगा। पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव पर भी चर्चा करेंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर ट्रेन हादसों की बढ़ती सूची में अब ताजा मामला गोंडा से है, जहां पर चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के करीब 15 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक बड़ा हादसा हुआ है। पेश है रिपोर्ट। गोंडा में एक और ट्रेन हादसा, एक दो नहीं कई जिंदगियां दांव पर। पिछले हादसे के अब तक नहीं भरे थे घाव, नहीं रुक रहा हादसों का सिलसिला। ट्रेन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ हुए हादसे को लोग अभी भूल भी नहीं पाए थे कि एक और दुखद खबर सामने आ गई। चंडीगढ़ से होती हुई डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से यूपी के गोंडा तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी ट्रेन डिरेल हो गई। एक दो नहीं 3 एसी समेत 5 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 3 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। जानिए पूरी टाइमलाइन। 18 जुलाई 2024 जब ट्रेन संख्या 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हर रोज की तरह यात्रियों को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ लेकर जा रही थी, तभी अयोध्या से 30 किलोमीटर की दूरी पर सिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई ढिवा में ट्रेन की करीब 15 बोगियां पटरी से उतर गई और ये सुहावना सफर एक खौफनाक और दर्दनाक रूप में बदल गया और देखते ही देखते कई यात्री चोटिल हो गए। यात्रियों में भगदड़। ट्रेन में फंसे यात्री एक एक करके विंडो के शीशे तोड़कर बाहर निकले। घटना की खबर मिलते ही मौके पर रेलवे अधिकारी भी पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायल यात्रियों के रेस्क्यू के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। टीम ने पहले अंदर फंसे बुजुर्ग यात्रियों को बाहर निकाला। ट्रेन पलट जाने के चलते वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। घटना स्थल से दूरी लखनऊ 185 किलोमीटर दूर और अयोध्या 38 किलोमीटर दूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स ऐप पर पोस्ट किया, जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लखनऊ से हादसे की मॉनिटरिंग। फिलहाल गोंडा ट्रेन की मॉनिटरिंग यूपी की राजधानी लखनऊ से की जा रही है। हादसे में एसीएस और स्वास्थ्य प्रमुख सचिव मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी के साथ राहत आयुक्त को भी कोऑर्डिनेशन में लाया गया और घायलों की बेहतर देखभाल और इलाज के निर्देश दिए गए हैं। हादसे के चलते ट्रेन डायवर्जन, 2 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और 11 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा। इसके अलावा रेलवे विभाग की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। रेलवे लाइन ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर। यह हादसा कोई आम हादसा नहीं बल्कि भीषण हादसा था और ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि हादसे में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से 100 मीटर की दूरी तक गिरते चले गए, जबकि हादसे में 2 यात्रियों के पैर कट जाने की खबर है और एक के बाद एक अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन बढ़ते हादसों की वजह क्या है और प्रशासन की नींद हादसा हो जाने के बाद ही आखिर क्यों खुलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा जनता टीवी। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोंडा में रेल हादसे से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको बता दें। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख की मदद जो है वो की जाएगी।
तो साधारण घायल को 50,000 की सहायता मुहैया करवाई जाएगी। उच्च स्तरीय जांच की भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस हादसे के बाद गोंडा में रेल हादसे से जुड़ी आ रही बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो रेल मंत्रालय ने घोषणा की है, बता दें आपको घोषणा, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता जो है वो दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख की मदद जो है वो की जाएगी। वहीं साधारण घायलों को 50,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि। गोंडा में रेल हादसे से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख की मदद की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है गोंडा से, जहां पर मनकापुर में हुए ट्रेन हादसे का मामला, और इस मामले में जिला प्रशासन ने 4 मौतों की पुष्टि कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कई लोग घायल, अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती करवाया गया है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू में 4 शव बरामद किए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बीच आ रही है। तो ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मनकापुर में हुए ट्रेन हादसे का मामला, जिला प्रशासन ने 4 मौतों की पुष्टि कर दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है गोंडा से ही। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस बीच, रेल हादसे की प्रशासन ने संभाली कमान। जी हां, रेल हादसे के बाद करीब सैकड़ों कर्मचारी ट्रैक पर मौजूद हैं। तलाशी के दौरान एक और लाश मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, ट्रैक पर अधिकारी वहां पर मौजूद है। करीब सैकड़ों कर्मचारी ट्रैक पर मौजूद हैं। मोतीगंज के पिकौरा गांव पे मौजूद है। यह आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे कल 2:30 बजे चंडीगढ़ एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, जो कि कल 2:30 बजे के अचानक यहाँ पे पलट गई। यहाँ पे करीब इनके 3 डब्बे जो कि पटरी से उतर गए, और करीब 8 डब्बे जो कि पटरी से उतर गए हैं, और 3 डब्बे जो कि पलट गए। पलटने से बड़ी घटना हो गई। यहाँ पे करीब 30 से 35 लोग की घायल की संख्या बताई जा रही है, और वहीं 3 लोगों की डेथ की भी खबर है। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा रेलवे प्रशासन लगा हुआ है, और यहाँ पे जो ये ट्रेन पलटी हुई है, इसको सही करने के लिए, ट्रैक सही करने के लिए पूरी प्रक्रिया तेजों पर की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कि चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस है, जो कि गोरखपुर जा रही थी चंडीगढ़ से, और ये कल 2:30 बजे की करीब में यहाँ पे घटना हुई। ये भी बताया जा रहा है कि लोको पायलट जो था यहाँ पे ट्रेन का, उसको एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी है, और ऐसे में उसके बाद में सेकंडों में ये ट्रेन में कंपन हुआ, और उसके बाद 3 डब्बे पलट गए, और करीब 8 से 9 डिब्बे जो कि ट्रैक से नीचे उतर गए। घटना बड़ी थी, लेकिन जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यहां पर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद में लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। जो गंभीर थे उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जो हल्के फुल्के चोटिल थे उनको यहां पे मनकापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। और वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने सीधे कहा है कि जो गंभीर चोटिल हैं उनका सही से उपचार किया जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा तत्काल जो गंभीर घायल है उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि जो मृतक हुए हैं उनको 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, और जो गंभीर घायल है उनको 2.5 लाख, और जो हल्के फुल्के घायल है उनको 50 लाख रुपए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये पूरा ट्रैक आप देखते हैं। तब मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। यहाँ पे रेलवे प्रशासन की तरफ से काम कराया जा रहा है, पटरी बिछाई जा रही है। पटरी दिखाते हैं, हम कहेंगे कैमरामैन से जरा पटरी दिखाएं। ये जो पटरियां टूट गई थी उसको बिछाई, उसका कार्य तेजी से यहाँ पे रेलवे प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। और यहाँ पे रेलवे के पुलिसकर्मी अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, घटना बड़ी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी बताया जा रहा है कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो करीब 60 से 50-60 की स्पीड में थी। लेकिन एक ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि इस ट्रैक पर काम हो रहा था, और चूंकि काम होता है तो लोको
पायलट को जानकारी दी जाती है और इससे वो ट्रेन की स्पीड कम कर देता है, जिससे कोई घटना नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, ये बताया जा रहा है। देखने वाली बात है, तो जांच का विषय है, जांच की जा रही है क्यों ये ट्रेन के डिब्बे पलटे, क्या विस्फोट के होने की वजह से डिब्बे पलटे या फिर कोई अलग इसका वो था कि काम हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई। ये सारी चीजें जांच का विषय यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी अधिकारी जांच कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि करीब यहाँ के करीब दर्जनों ट्रेनें जो कि उनका रूट डायवर्जन कर दिया गया है, उनको जो गोरखपुर से आ रहे हैं उनको अयोध्या होते हुए लखनऊ निकाला जा रहा है, जो लखनऊ से आ रहे हैं उनको बाराबंकी होते हुए और क्या कहते हैं अयोध्या निकाला जा रहा है। तो इनकी रूट डायवर्जन की गई है। अगर बात करें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं। इस पूरे ट्रैक को सील किया गया है और यहाँ पे बारीकी से जांच भी की जा रही है। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक रेलवे अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं। अब ये किस वजह से घटना हुई, ये तो जांच का विषय, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आए दिन देश में रेलवे की घटनाएं प्रकाश में रहती हैं, ये चिंता का विषय है। रेल मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक इस घटना की उन्होंने दुख व्यक्त किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको एक बार फिर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, ये करीब दर्जनों डिब्बे आपको देखेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा घूम के इधर से उधर तक दिखाएं, वहां तक दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा जो ट्रैक है पूरी तरह से उधर चुका है और यहाँ पे रेलवे का जो कर्मचारी है, अधिकारी है, लगे हुए हैं, वो पटरियों का काम तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग ये भी, अभी जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि एक बॉडी भी मिली है, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं देख पाए हैं। बॉडी कहाँ पे थी, कहाँ दबी थी, कोई बात बताने को राजी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कल 11 बजे, करीब रात को 11 बजे जिला अधिकारी ने यह कहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, 2 की पहचान कर ली गई है और 1 की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल आगे की अपडेट देते रहेंगे। गोंडा से जनता टीवी के लिए विपिन सिंह। और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आए हुए हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ इस संवाद के इस कार्यक्रम में मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि हरित क्रांति का लाभ अन्न उत्पादन करने में और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में प्राप्त हुआ, लेकिन ये अधूरा सच है। अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के भारत के कुछ उन प्रांतों का, जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में, उन क्षेत्रों में कार्य किया था, वहां की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को बढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने और मैं चाहूंगा कि हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब धरती वास्तविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के अनुरूप खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ